हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने नगरीय समाजशास्त्र क्या देखा। नगरीय समाजशास्त्र की परिभाषा, नगरीय की परिभाषा देखी हमने। अलग अलग विचारकों के अनुसार हमने उसकी परिभाषा देखी। भारत की जनगणना के अनुसार नगरीय की परिभाषा क्या थी, ये सब हमने देखा। उसका उद्गम और विकास कब हुआ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि नगर और महानगर में क्या फ़र्क है। नगर जो है किसे कहते हैं, नगर की परिभाषा क्या क्या है, ये सब हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये बुकिश लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो नगर और महानगर देख लेते हैं कि क्या हो। चलिए, अब क्या कहते हैं कि नगर हमने पढ़ा था। नगर वो होता है जहाँ पे जिस जगह पे अत्यधिक सुविधाएं पाई जाती है और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो नगर की परिभाषा अभी तक कभी भी सामने नहीं आई है। कोई भी परिभाषा को करने में जो भी जितने भी विचारक थे उनको कठिनाइयों को सामना करना पड़ा है। और सभी समाजशास्त्रियों को पता है कि कितनी कठिनाई होती है एक परिभाषा को देने में। तो नगर की परिभाषा अभी तक कठिनाइयों अभी तक सामने नहीं आई है। किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, लेकिन अभी नगर की परिभाषा पूर्ण रूप से नहीं सामने आ पाई है। तो ममफोर्ड ने इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में सिटी फॉर्म्स एंड फंक्शन पर अपने निबंध में लिखा है। जो ममफोर्ड थे, उन्होंने अपनी बुक में सिटी फॉर्म्स एंड फंक्शंस पर निबंध लिखा है। उन्होंने बोला है कि यद्यपि मानव बसावट के रूप में नगर उतना ही पुराना है जितना कि सभ्यता। ये लंबे समय तक विधानों निश्चित जांच परख में मुक्त रहा है। इसकी परिभाषा भी विवादग्रस्त है। तो ये क्या कह रहे हैं ममफोर्ड की नगर की कोई परिभाषा नहीं है। मानव जैसे बसा है तब से ही सभ्यता बसने लगी है। नगर बनने लगे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमने देखी थी, सबसे पुरानी है। वहां से नगरों का अस्तित्व मिलता है। तो ठीक है, तो ये नगर जो है, इन्होंने बोला कि जितनी की सभ्यता पुरानी है, जितने ही मानव पुराना है, उतने ही नगर और सभ्यता भी पुरानी है। लेकिन इसकी कोई परिभाषा अभी भी मिल नहीं पाई है। लेकिन मैक्स वेबर ने कहा है नगर को कि नगर विनिमय की एक विस्तृत व्यवस्था है। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि मैक्स वेबर ने कहा है कि नगर वो जगह है जहाँ पर लोग, बाजार है। नगर एक बाजार है जहाँ पर जाकर लोग अपना सामान बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, जहाँ पर हर सुविधाएं उपलब्ध होती है। नगर जो है विनिमय की एक विस्तृत व्यवस्था है, मतलब नगर एक बाजार है। विभिन्न समाजशास्त्रीय श्रेणियों की भांति नगर अमूर्त है, पर जिन तत्वों से इसका निर्माण हुआ है, प्रकृति के ठोस अस्तित्व है। ये इस प्रकार है: निवासी संरचनाएं, परिवहन के साधन, संस्थापाएं। कुछ समाजशास्त्रियों को मानना है कि नगर अमूर्त है, जिसमें पर जिन तत्वों से इसका निर्माण हुआ है वो ठोस है। कि नगर का कोई मूर्ति नहीं है, कोई मूर्त नहीं है, उसका कोई परिभाषा नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है उसका। वो क्या है, ठोस है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या चीजें पाई जाती है, किन किन तत्वों का निर्माण है जो उसमें पाई जाती है? निवासी संरचनाएं, परिवहन के साधन और संस्थापाएं। तो निवासी होते हैं, संरचनाएं भी पाई जाती है, परिवहन के साधन भी पाए जाते हैं नगर में। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि मैक्स वेबर ने नगर को क्या कहा है। अब किसी भी नगर में मात्र एक कृत्य न होकर अनेक कृत्यों का मिश्रण है। अब किसी भी चीज, कोई भी चीज हम देख ले, सब में आपस में ही चीजें जुड़कर मिली होती है, कोई एक चीज नहीं होती है। नगर में कितनी सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, कितने लोग आपस में जुड़े होते हैं, जनसंख्या होती है, सारी चीजें आपस में जुड़ी होती है। तो अब इन्होंने ये बताया कि नगर की परिभाषा जो है वो अभी तक मिली नहीं है। नगर की परिभाषा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मैक्स वेबर ने नगर को बाजार कहा है, लेकिन अब लोगों ने क्या है, परिभाषा को अलग अलग तरीकों से बांटा है। तो परिभाषा करने के विविध तरीके कौन कौन से हैं? अब नगर की परिभाषा को विचारकों ने अलग अलग भागों में बांटा है। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको समझा रही हूँ। बुकिश लैंग्वेज थोड़ी बहुत तो आपको लिखनी ही पड़ेगी पेपर में। पहला, विधिक आधार पर परिभाषा। अनेक देशों में नगर की परिभाषा विधिक शब्दावली में की गई है। तो क्या कहते हैं कि विधिक शब्दावली में अनेक देशों में नगर की परिभाषा कैसे एक शब्दावली के रूप में की गई है। शब्दावली में एक शब्द दे दिया। ठीक है, वो क्या शब्द है? वो चार्टर है, जिसका मतलब होता है अधिकार पत्र। कि अधिकार दे दिया ये, कि आपको ये अधिकार मिल गया कि आप वोट डाल सकते हैं, तो वो आपका वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, तो ऐसे ही चार्टर को ही अधिकार पत्र कहते हैं कि एक
आपको आगे पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाएगा कि चार्टर के माध्यम से कोई स्थान विधिवत रूप से नगर घोषित कर दिया, इस चार्टर को उच्चतर प्राधिकारी जारी करता है। तो क्या करा है, चार्टर मतलब एक अधिकार पत्र दे दिया उस नगर को कि ये जो है, जो क्षेत्र है ये नगर में आता है, इसे नगर घोषित कर दिया गया है। तो उस चार्टर की कॉपी उनके पास, नगरवासियों के पास, जो भी उनका हेड होता है उनके पास होती है। और उस चार्टर को कौन बनाता है, उच्चतर प्राधिकारी जारी करता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि विधिक आधार पर कैसे, विधि मतलब एक शब्द दे दिए, शब्द क्या दे दिए, चार्टर, कि जिसके पास, जिस क्षेत्र के पास चार्टर का अधिकार मतलब चार्टर मतलब अधिकार पत्र है वो नगर है, नहीं तो वो नगर नहीं है। समझ आ गया होगा। भारत में राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह किसी बसावट को म्यूनिसिपल सिविल दर्जा प्रदान करे। तो भारत में राज्य सरकार को क्या उत्तरदायित्व है कि किसी भी जगह को म्यूनिसिपल या सिविल दर्जा दे सकते हैं और एक कस्बे के रूप में उसकी अधिसूचना जारी कर सकते हैं। अब तो पहले हमने देखा कि परिभाषा को उन्होंने विधिक आधार पर बांटा, दूसरा हम देख रहे हैं सांख्यिकी आधार पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। एक अन्य पर उतना ही सरल उपागम सांख्यिकी सूचकों के माध्यम से तैयार किया गया है। सांख्यिकी आधार मतलब नंबर्स के आधार पे। ठीक है, द यूएस ब्यूरो ऑफ सेंसस के अनुसार सभी नियमित स्थान जिनमें 2500 या इससे अधिक निवासी रहते हैं वो नगर है। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि ग्रीनलैंड में इतने लोग हैं, इतनी जनसंख्या, तो उनको नगर बोल दिया। कोरिया में इतनी जनसंख्या तो उनको नगर बोल दिया। तो सबका अपना नगर को डिफाइन करने की जनसंख्या अलग थी। तो अब इसमें क्या है, सांख्यिकी के नाम से पता लग रहा है, सांख्यिकी मतलब होता है नंबर्स। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि 2500 से या इससे अधिक निवासी अगर कहीं रहते हैं तो वो नगर कहलाता है। ठीक है, तो यह पद्धति सांख्यिकी विधियों की आवश्यकता को पूरा तो करता है, किंतु इसमें समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टि की अत्यधिक कमी है। सांख्यिकी परिभाषा के अनुसार एक स्थान जहाँ निश्चित संख्या में लोग निवास करते हैं को नगर कहा जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि सांख्यिकी परिभाषा के अनुसार क्या है कि एक स्थान जहाँ निश्चित संख्या में लोग निवास करते हैं, एक संख्या डिपेंड कर दी है कि इस संख्या के आधार पे जितने अगर 2500 लोग यहाँ पे रहते हैं तो वो ही नगर है, तो उसको नगर कहा जाता है। पहला हमने विधिक देख लिया, दूसरा सांख्यिकी, होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। तीसरा हम देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व का आधार। यह कहना असंभव है कि कोई बसावट कितने घनत्व के पश्चात ग्रामीण से नगरीय प्रकार में बदल जाता है। तो इसमें ये नहीं पता कि जनसंख्या तो क्या है, अब कभी भी बदलती रहती है। जैसे अब गाँव से लोग नगरों में आते रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर भी कई विचारकों ने नगर को की परिभाषा की है। जैसे कुछ गांव अपेक्षाकृत अधिक घने रूप में बसे हुए हैं, कुछ नगरीय खंडों में आवासीय रिक्तता होती है। तो कह रहे हैं कि कुछ गांव जो होते हैं वो घने रूप में होते हैं, लोग वो तो गाँवों में ही जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या हम उसे नगर कहेंगे। कुछ नगरीय खंडों में आवासीय रिक्तता होती है, कुछ नगर जो होते हैं वो खाली होते हैं, उनमें इतनी जनसंख्या नहीं होती। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि असंभव है कि कोई बसावट कितने घनत्व के पश्चात ग्रामीण और नगर हो जाती है। कि उनका कहना है कि मुश्किल है यहाँ पर कि ये बताना कि ग्रामीण से नगरीय में कितनी बसावट के आधार पर, कितने घनत्व के आधार पर उसे बदला जाता है। मुंबई में जैसे 35% से अधिक स्लम आबादी मात्र 6% आवासीय क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, 35% आबादी है जो स्लम है, वो 6% आवासीय क्षेत्र के पास निवास करती है। इन क्षेत्रों में संघन जनसंख्या पर नगर के अनेक खंडों में घनत्व प्रति एकड़ 50 व्यक्ति से भी कम है। जनसंख्या बहुत अधिक है लेकिन एकड़ व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति प्रति एकड़ व्यक्ति 50 व्यक्ति से भी कम है। नई दिल्ली में भी यही स्थिति है। मुंबई में क्या है, स्लम्स ज़्यादा है और आवासीय स्थिति कम पाई जाती है। तो वॉल्टर एफ विल्कोक्स ने न्यूयॉर्क के घनत्व की जांच करके सांख्यिकी परिभाषा पर पहुंचने का प्रयास किया। तो वॉल्टर एफ विल्कोक्स थे, उन्होंने न्यूयॉर्क के घनत्व पर जांच की। न्यूयॉर्क एक सिटी है, उसके जनसंख्या के घनत्व पर जांच करी और सांख्यिकी अपना परिभाषा पर पहुंचने का प्रयास किया। सांख्यिकी को ही वही नंबर्स वाला। उन्होंने निम्नलिखित आंकड़ों का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बोला कि अगर प्रति वर्ग मील 100 से कम का घनत्व देहात है, मतलब अगर प्रति वर्ग मील 100 से कम है, एक वर्ग मील 100 से कम है, तो घनत्व क्या हो गया, देहात हो गया, मतलब वो गांव हो गया। 100 से अगर 1000 तक का घनत्व गांव है और 1000 से अधिक का घनत्व नगर है, तो 100 से लेकर 1000 तक गांव हो गया और 1000 से अधिक अगर घनत्व है, जब अधिक जनसंख्या है तो वो क्या है, नगर है। ठीक है, तो घनत्व का मतलब यहाँ जनसंख्या से है।
फोर्थ देखते हैं पॉइंट, व्यवसायिक आधार। तो ये क्या चल रहा है कि इन्होंने परिभाषा को किस तरीके में बांटा है। पहला विधिक आधार पे बांटा है, दूसरा सांख्यिकी आधार पे बांटा है, और तीसरा जनसंख्या घनत्व का आधार। अब हम फोर्थ बढ़ रहे हैं व्यवसायिक आधार। अब कईयों ने इसको व्यवसाय पे भी बांटा है। जैसे विलकॉक्स के अनुसार एक जिले को तब ग्रामीण माना जाना जब स्वीकार्य रूप से कृषि ही एकमात्र व्यवसाय है, जबकि नगर वे स्थान है जिनमें व्यवहारिक दृष्टि से कृषि का व्यवसाय नहीं है। तो उन्होंने क्या मान लिया कि गांव वो है जहाँ पे कृषि होती है, कृषि उगाई मतलब खेती होती है, ठीक है। लेकिन मतलब एकमात्र व्यवसाय वहाँ पर कृषि ही है, लेकिन जो नगर है वहाँ पर कृषि व्यवसाय नहीं है, वहाँ पे और अलग कार्य किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा देहात और नगर में मौलिक भिन्नता कृषि पे उन्होंने बता दी कि कृषि जहाँ पर है वो नगर है, और सॉरी वो गांव है, और जहाँ कृषि नहीं है, कृषि व्यवसाय नहीं बनता जहाँ पर, वहाँ पे वो नगर है, ठीक है। व्यवसाय का आधार समझ आ गया। अब पांचवा देखते हैं भारतीय जनगणना के अनुसार कस्बा और नगर। ये हमने पहले भी पढ़ा था पिछली वीडियो में। भारत की जनगणना ने विधिक, जनसंख्या, व्यवसाय और घनत्व को मिलाकर नगरीय कस्बा की परिभाषा की है। तो भारत की जनगणना ने सारी चीजों को मिलाकर ही एक परिभाषा दे दी है। यह निम्न परिभाषा से स्पष्ट है, सभी स्थान जहाँ नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित कस्बा, क्षेत्र समिति इत्यादि है। तो नगर वो जगह है जहाँ पर नगर पालिका हो, निगम छावनी बोर्ड हो, अधिसूचित कस्बा हो, क्षेत्र हो, समिति हो, इत्यादि हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, नगर में आते हैं स्थान। अन्य सभी स्थान जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं, पिछली भी पढ़ा था। और ऐसे कोई स्थान जिसमें न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, कार्यरत जनसंख्या में कम से कम 75% पुरुष और कृषि कार्य में लगे हो, और जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कम से कम 400 व्यक्ति हो, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति का जनसंख्या हो, ठीक है। तो ये मानदंड उन्होंने दिए हैं, ठीक है। तो किसने दिया, भारत की जनगणना के अनुसार इन्होंने सबको मिलाकर क्या कर दिया, पहले ये बता दिया कि जहाँ पर नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड और अधिसूचित कस्बा होगा वो क्षेत्र होगा, वो सारा नगर है। और जहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या 5000, कार्यरत जनसंख्या में 75% पुरुष और कृषि कार्य में लगे होंगे वो, और जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कम से कम 400 व्यक्ति हो, वो सारा नगर में आता है। तो ये तो हमने देख लिया कि नगर क्या है, नगर की, ठीक है। में हमने ये सारी नगर की अवधारणा देख ली। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम महानगर की अवधारणा देखेंगे कि महानगर किसे कहते हैं, महानगर की क्या परिभाषाएं हैं, और महानगर का वर्गीकरण कैसे हुआ प्राचीन काल में और आधुनिक काल में, ठीक है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।